जल्दी से भारे की तरफ बढ़ा। शहनाम ने झुकते हुए उसे कंधों से थामे, उसकी कमर में हाथ डालते सीधा करते बिठाया था। पेट पर हाथ रखे ते गहरे सांस लेते रो रही थी। हमारा बच्चा। बहारे उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े शिद्दत से रोते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बहारे, सब ठीक हो। शहराम ने उसकी आलिस पर हाथ जमाते नरमी से कहा था। उस भारी आवाज़ में कपकपाहट नमाया थी। तुम सच कह रहे हो? बहार रोते उसकी शर्ट जकड़े ज़मीन से उठने की कोशिश की। शहराम उसे गोद में उठाते हुए सीधा हुआ था। भारी उसकी शर्ट मजबूती से जकड़ गई थी। शहराम उसे बेड की तरफ तेजी से बढ़ा। शहराम के मजबूत कदमों में इज़्तिराब नुमाया था। बहारे का रोना शहराम के असाब साकत कर रहा था। उसे बेहद नरमी और एहतियात से बेड पर लटाते वो बहारे पर झुका था। पहले उस पर गुस्सा आ रहा था, अब उसके रोने पर उसका दिल बुरी तरह लरस रहा था। बहारे क्या हुआ है, ठीक होना? शहराम ने उसके पीठ पर नरमी से एक हाथ रखते दूसरा उसके आरिस पर हाथ रखते परेशानी से पूछा। शहराम, कल से मूवमेंट नहीं हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मूवमेंट हुई थी, अब देखो हो रही है मूवमेंट। मम, मैंने ज़मीन पर हाथ रख लिए थे, मेरा पेट ज़मीन पर नहीं लगा, मगर मम मुझे डर लग रहा है हमारे बेटे को कुछ ना हो जाए। कुछ ना हो गया। बहारे ने अपने ऊपर झुके शहराम की शर्ट पकड़ते हिचकियों से कहा। शहराम ने घबराते हुए बहारे के पेट पर अपना हाथ फेरा। शहराम, हो रही है ना मूवमेंट? बहारे से सिसकते हुए शिद्दत से रो दी थी। चेक कर रहा हूँ बहारे। शहराम ने उसके पेट पर जल्दी से हाथ रख के बच्चे की मूवमेंट चेक करने की कोशिश की, जो उसे महसूस नहीं हुई थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा बहारे? शहराम ने उसके आंसू अंगूठी की पोर से साफ करती परेशानी से मूवमेंट फील नहीं हो रही। बहार शहराम की जड़ जकड़े हिस्यानी रोते हुए बोली। शहराम ने इसके रोने और इसकी बात पर लब भींचते गहरा सांस लिया था और आइसर को ड्रॉप करने ना जाता तो शायद ये सब ना होता। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उससे आगे का सोच कर ही वो दर्द व अजियत में जला था। शहराम ने नरमी से उसके पेट पर हाथ फेरते चुपते अपने लब भी उसके पेट पर नरमी से रखे। शहराम के लबों का नर्म लम्स अपने पेट पर महसूस करते अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर सिसकारियाँ भरकर रोने लगी थी। बहारे, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या? शहराम ने सीधे होते उसके चेहरे से हाथ उठाए थे। दर्द नहीं हो रहा, मगर मूवमेंट नहीं हो रही मम, मुझे डर लग रहा है, बहारे ने सिसकते हुए कहा। शहराम ने गहरे सांस लेते परेशानी से अपनी शर्ट के बटन खोले थे। उसे अब घुटन सी महसूस हुई थी। माथे पर पसीने के कतरे चमके थे। ये बच्चा उसे जान से बढ़कर अजीज था। शहराम ने गहरा सांस लेते अपना मजबूत हाथ फिर से बहारे के पेट पर रखते मूवमेंट चेक कर की एकदम इसे मूवमेंट फील हुई थी। शहराम ने गहरा सांस लेते मुस्कुराते अपनी सुर्ख आंखें उंगलियों से मसली। उसे अच्छी खांसी में मूवमेंट महसूस हुई थी। बहारे भी आंखें नीचे पर सुकून होती। शहराम गहरे सांस लेते बहारे के पेट पर हाथ रख के काफ़ी देर तक बैठा रहा था। उसका बच्चा आज उसकी वजह से तकलीफ में आया। उसका खुद पर इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। बहार ने आंखें खोलती एक नज़र शहराम को देखा, जो सोच नम आंखों से इसे काफ़ी संजीदगी से देख रहा था। काफ़ी संजीदगी से देख रहा था। भारे ने उसका हाथ अपने पेट से हटाते उठकर बैठते अपने लंबे सिर के बाल जोड़े
मेरे बेटे थे शहराम से नजरें नहीं मिला रही। शहराम की सर सुर्ख नजरों पर उसके चुटकते असाब मजीद भारी होते। उसे जस्टिफिकेशन देने के बजाय उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। वो आयजा के साथ क्या कर रहा था, आखिर उसे क्यों छोड़ने गया। भारे ने गहरा सांस ले पड़ते अपने बहते आंसू भी दर्दी से साफ करते अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर काबू पाने की नाकाम सही की। ये सवाल उसकी बेचैनी इज़्तिराब में इजाफा कर रहे थे। अंगीठी में जलते कोयलों की माने देख रही थी। चलो भारे हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप हो जाए तो बेहतर है। शराब उसकी गुलाबी आंखों को देखते संजीदगी से कहते उसके हाथ नरमी से थामे सहलाए थे। मुझे नहीं जाना, हॉस्पिटल में ठीक हो। भारी ने अपने हाथ छुड़ाते फिर सिल्क के बालों को फिर जूड़े में लपेटते सपाट लहजे में कहा। लहजे में नाराज़गी का अंसर नमाया था। अपने पेट में बेबी की मूवमेंट वो भी फील कर चुकी थी, बल्कि बहुत तेज़ी से फील हो रही थी, इसलिए उसे इत्मीनान हुआ था। मगर शहराम से नाराज़गी हनोज बरकरार थी। शहराम ने उसके निरूठे चेहरे को बगौर देखा। उसकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि निरूठे अंदाज में अपने लब काटते दूसरी तरफ देखते हल्की हल्की सिसकियाँ भर रही थी। बदन हल्का हल्का लरस रहा था। रोने की वजह से आंखें, नाक, आरिस गुलाबी हो रहे थे। आंखों में लगा काजल हल्का सा फैल चुका था। ब्लू ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लिए इतना तैयार हुई वो समझ चुका था। जब तक उसका पेट वाज़ेह नहीं होता, रोज़ रात को कमरे में उसे मुख्तलिफ नाइटी पहने सुर गुलाब बनी नजर झुकाए मिलती थी। पहले उसकी शिद्दतों से गुर्बत से दूर भागती थी, अब वो हर लम्हा कमरे में उसके साथ लिपटते उसकी गुर्बत में रहते उसकी शिद्दतें सहना चाहती थी। साथ में उसे ऐसे ही तैयार मिलती थी। उसकी पसंद की कपड़ों के नाइटी में मलबूस रात रात भर उसके साथ लिपटती रहती थी। उसकी शदीद मोहब्बत से वाकिफ था। वो ये सब कुछ सिर्फ उसे अपना बनाए रखने के लिए करती थी, इसलिए उसे लेकर ज़रूरत से ज़्यादा पॉजेसिव थी, बल्कि बहुत ज़्यादा थी। आइज़ल के अलावा भी उसका किसी दूसरी औरत से बात भी करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शहराम ने गहरा सांस ले से उसके हाथ थामे, जिससे उसने अब की बार छटके नहीं थे। आंखों से मोती टूटकर फिर से आरिस का हिस्सा बने थे। उसकी सिसकियों में इजाफा हुआ था। नजरें झुकाए वो रो रही थी। खाना खाया है तुमने? शहराम ने इसके हाथ थामते नरमी से पूछा। नहीं खाया, मैं शाम से ही तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। शहराम, तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई, इतना तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार करती, मगर तुम डॉक्टर आइज़ल के साथ इतना कहकर फिर से रोने लगी। शिद्दती गम से उसका दिल फट रहा था। जैसे तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? बहारे शहराम ने इसके यूँ रोने पर लब भेजते पूछा। कैसे एतबार करूं? अगर तुम पर एतबार कर लेती हूँ, डॉक्टर आइज़ल पर कैसे एतबार करूं? वो तुमसे मोहब्बत करती है, मेरे लिए तकलीफ दे है। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे इससे इनसिक्योरिटी फील होती है। मुझे डर लगता है तुम्हें मुझसे छीन न ले। शहराम, वो ऐसा कर भी सकती है। तुम मुझे उससे शादी करने की धमकी दे चुके हो। बताओ कैसे यकीन करूँ तुम पर? बहारे ने शिद्दती गैया से रोते हुए सवाल किया। वो सिर्फ धमकी दी बहारे। शहराम का लहजा बेइंतहा संजीदा हुआ था। तुमने बोला था तुम उस दिन उससे शादी कर भी लेते, मगर मुझे थप्पड़ मार कर तुमने अपना इरादा बदला था। ये लफ्ज़ मेरे दिल में सोयों की मानद छुपते हैं। तुम्हारी मोहब्बत जुनून से दिखावा की हद तक थी। तुमने मुझसे बेवफाई करने का सोचा। कैसे सोच सकते हो? सज़ा देते, मुझे सख्त सज़ा देते। मेरी तरह मुझे बेइतनाई की मारते, मुझसे ला तल्लुक हो जाते, मगर उस आइज़ल से निकाह करने का सोचते। भारे ने भीगे शिकवा के ना आंखों से शहराम को देखा था। शहराम चलाते हुए अपनी गनी मूंछों पर हाथ फेर कर रह गया था। नज़रों के सामने वो तूफानी बारिश वाली रात आई थी। शहराम ने परेशानी से उंगली से अपनी कनपटी सहलाई। शहराम ने अपनी शर्ट का काला झंझलाते हुए ठीक किया था। वो बहारे की तरफ
नहीं देख रहा था। शहराम की नजरें चुराने पर बहारे की सिसकियों में इजाफा हुआ था। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो दी थी। शहराम उससे कुछ छुपा रहा था। उसकी सिक्स सेंस उसे हमेशा यही कहती थी, क्या चाहती हो, क्यों बार बार ऐसे रोती। शहराम ने उसे यूं मातम ज़दा अंदाज में रोते देखकर गुस्से से पूछा। उसे वैसे रोते हुए नहीं देख सकता। उस कंडीशन में ऐसे रोते देखकर बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। उसे जर्मनी भेज दो, उससे हर ताल्लुक ख़त्म कर दो। बहारे ने अपने हाथ चेहरे से हटाते हिचकी लेते कहा। उसे एक बार और आइजल के साथ देखती तो तड़प कर मर जाती। शहराम बहारे के मुतालबे पर कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। शहराम की खामोशी पर बहारे सिलक कर कोयला बनी थी। जानती हो तुम ये नहीं कर सकते। इतने बड़े हॉस्पिटल का ऑनर, एक मिलियनर कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर जो इतना बासर है, और शहराम खानजादा बहुत मजबूर है। एक लड़की को वापस जर्मनी नहीं भेज सकता क्योंकि इस लड़की की शिकवा के ना नज़रों से शर्मिंदा हुआ फिरता है। बहारे तंजिया बोलते हुए झटके से बेड से उठी थी। उसे एकदम चक्कर आया तो अपना सर दोनों हाथों में जकड़ दी। शहराम ने बेड से उठते उसे जल्दी से बाहों में भरा, वरना वो गिर जाती। बहारे ने उसे भीगी निगाहों से देखते खुद से दूर छटका था, मगर उसे दोनों बाजू से जकड़ी उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े एक झटके से उसे अपने करीब कर गया। जो तुम चाहती हो वैसे ही होगा। वो जर्मनी चली जाएगी, मगर तुम्हारे लबों से मैं आइंदा डॉक्टर आइजल का नाम भी न सुनूं, कभी भी नहीं। शहराम ने उसकी आंखों में देखते कि एक लफ्ज़ चबाते उसे छोड़ते उसे दीवार के साथ लगाया। बहारे दीवार में समाई उसकी सच चेहरे को देख रही थी, जहाँ अजीब सी काट, अजीब सी परेशानी थी। वो उसे संजीदा निगाहों से देखते अपने शर्ट के बटन बंद करता कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा था। कहाँ जा रहे हो तुम? बहारे ने अपने शबनमी लहजे पर काबू पाते बेताबी से पूछा। उसका इस टाइम कहाँ जा रहा था? वो इस टाइम कहाँ जा रहा था? उसे बाहर जाता देखकर उसके सांप चिटके थे जैसे। मोरे के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे अलावा इस हवेली में मेरे और भी रिश्ते हैं। मेरे लाला, मेरी बहन, मेरी मोरे, ये सब भी मुझे तुम्हारी तरह बहुत अजीज़ हैं। मोरे की तबीयत ठीक नहीं, मैं इनके पास ही रुकूंगा। उसकी आवाज़ में शबनम और इसरार महसूस करते उसने बिना पलटे ही कहा था, बहारे की आवाज़ में। रक्षा के हाथ खिलाना, भिजवाना, खा लेना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरे बच्चे को, मगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। शहराम ने सर्द अंदाज में कहते एक नज़र उसके लरजते वजूद पर डाली थी। दूसरी ही पल वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद होने पर बहारे ने अपने लब बुरी तरह काटते हुए अपने बहते आंसू बहुत बेदर्दी से अपने हाथ से साफ किए। अपने कानों में पहने टॉप सतार कर उसने ज़मीन पर फेंके, फिर अपने होंठों पर लगी लिपस्टिक हाथों से बेदर्दी से साफ करते वो बेड से उठती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। ये उससे ये लिबास उतारना था जो उसने शहराम के लिए पहना था। आबिर अभी नहा कर निकली थी। इस वक्त रेड कलर की खूबसूरत कर नफीस पठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिसमें ब्लैक एंड रेड कलर की गर्म शाल थी। उसकी आंखों में रुत जगह की सुर्खी नुमाया थी और रात भर सो नहीं सकी थी। शावल लेते हुए रोती रही थी। उसकी आंखें इस टाइम गुलाबी हो रही थी। आबिर अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। उसका फ़ोन बजना शुरू हो चुका था। ब्राक का नंबर देखकर उसने बेताबी से उठाया था। हेलो ब्राक जान, कैसे हैं आप? उसे कल रात से बुखार था और कल रात से ही उसके लिए परेशान थी। अब तो बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। आबिर जान, ब्राक की रोने की आवाज़ सुनकर आबिर मज़ीद परेशान हुई थी। आबिर जान मेरे पास आ जाए, वरना मैं भी अल्लाह के पास चले जाऊँगा। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। आबिर जान वो फ़ोन पर बुरी तरह रो रहा था। आबिर उसकी बात सुनते तड़प उठी थी। ऐसे क्यों कह रहे हो ब्राक? मेरी जान ऐसे थोड़ी होता है। आबिर का लहजा शिद्दत से भीगा था। आबिर जान ऐसे ही होता है। मोरे को भी ऐसे ही बुखार हुआ था, दादू को भी ऐसे ही बुखार हुआ। तो चलेगी अल्लाह के पास, मैं भी चला जाऊँगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। ब्राक अब हिचकियों से रो रहा था। लेकिन ब्राक में कैसे उधर आ सकती हूँ? आबिर ने अपने छिलकते आंसू पर काबू पाते लब काटते कहा, ठीक है मत आए, मैं अब कभी आपके पास नहीं आऊँगा, ना ही मैं दवाई खाऊंगा। मैं भी अल्लाह के पास चले जाऊँगा, फिर आप भागती आना। लेकिन मैं आपको नहीं मिलूंगा। ब्राक गुस्से से रोते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। आबिर ने दिल पर हाथ रखते परेशानी से ब्राक का नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। आबिर ने 2-3 मरतबा उसका नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। आबिर की आंखों से आंसू के दरिया की तरह बहे थे। आबिर बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठे सर दोनों हाथों में गिरा चुकी थी। ब्राक का रोना, ब्राक के लफ्ज़ उसका दिल चीर रहे थे। आबिर लब काटते फ़ोन हाथ में पकड़े टहलने लगी। उसे परेशानी से कुछ सोचते दारिम का नंबर डायल किया। हेलो दारिम की भारी आवाज़ पर वो हिचकिचाते हुए खामोश हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको ब्राक के लिए फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद था, वो रो रहा था। आबिर ने लब काटते आहिस्ते से कहा।
आबिर के लहजे में शबनम महसूस करती दारिब ने अपने लब बुरी तरह भींचे थे। बराक की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है। वो रात से आपको याद करते रो रहे हैं। आप उसे यहाँ ले आए। आबिर ने उजलत में परेशानी से दारिब की बात काटी। मैं इसे वहाँ ला सकता हूँ आबिर, मगर मैं इसे लाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे रात से एहसास हुआ है वो आप पर डिपेंड करने लगा है। वो आपके लिए बहुत हसास और पोजेसिव हो गए हो। आपसे इतनी मोहब्बत करने लगा है जितनी अपनी मामा से भी नहीं करता था। मुझे उसका आपके लिए इतना हसास होना ठीक नहीं लग रहा। दारिम खान की आवाज़ सरसपाट थी, लेकिन सिर्फ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं भी करती हूँ। अभी दारिम की बात पर फ़ोन पर रो दी थी। आई थिंक ये मोहब्बत नहीं, वक्ती अट्रैक्शन है। ये शायद आपके लिए दिल बहलाने का ज़रिया, और मेरा बेटा किसी के दिल बहलाने का ज़रिया नहीं बन सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप मेरी सच्ची बेगर्ज मोहब्बत को अट्रैक्शन, दिल बहलाने का ज़रिया कैसे कह सकते हैं? मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आबिर उसकी बात पर गुस्से से चीखी थी। अच्छा फिर मुझे बताएं, वो रात से आपको बुला रहा, आप क्यों नहीं आई? वो रात से बुखार में तप रहा है, नींद बेहोशी की हालत में आपको पुकार रहा है। आपको उसकी पुकार सुनाई दी? आपको उसकी दारिब ने सर लहजे में इस्तफसार की थी। इसके लिए आपके दिल में तड़प होती, आप ज़रूर आती, लेकिन आप रात को सुकून से सो गई, मगर मैं और मेरा बेटा नहीं सोया, और सारी रात आपको पुकारता रहा। मैं बेबसी से उसकी पुकार सुनता रहा। दारिब फ़ोन पर सर सपाट लहजे में मुखातिब था। मैं भी नहीं सोई। आबिर गहरे सांस लेते चीखी थी। मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा ही है और कुछ नहीं। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, उसे समझा लूँगा। अपनी माँ और दादी के बगैर रहना सीख चुका है, वो आपके बगैर भी सीख लेगा। वो सर्द अंदाज में कहता फ़ोन बंद कर चुका था।
अभी ने गहरे सांस लेते अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा था। दूसरे ही लम्हे वो भागती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। ड्रेसिंग रूम से अपनी चादर लेके उसे ओढ़ती हुई अपना सेल फोन पकड़े तेजी से कमरे से बाहर निकली। असफंयार खान अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आबिर को बेताबी से फ़ोन पर रोते हुए बात करता देखते सिगरेट सिलगाए इसरारी अंदाज में बैठा स्क्रीन को सच सुख आंखों से देख रहा था। किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, वो नहीं जानता था, मगर वो रात से बेचैन थी। सारी रात करवटें बदलते उठते बैठते उसे बार बार मोबाइल चेक करते देखा तो उसके आंसू उसकी बेचैनी उसके लिए नहीं थे। असफन अपनी बीवी के हर रंग से वाकिफ था। हेजल ग्रे आंखों में उसके लिए तड़प नहीं रही थी। उसकी बेचैनी देखते सारी रात सिगरेट फूंकता रहा था। नींद जैसे असफंयार पर हराम हो चुकी थी। अपनी बीवी के गिर्द एक 7 साल का बच्चा भी गंवारा न था। उसके दिलो दिमाग पर असफंयार को अपनी हुकूमत चाहिए थी। उसे खुद पर चादर लपेटे देखकर असफंयार खान ने सिगरेट लबों से निकाल कर उंगलियों के पोरों से मसला था। लैपटॉप बंद की उसने अपने फ़ोन से रजीना खानम को कॉल मिलाई। वो इतनी हिजरत में वो इतनी सुबह आगे कहाँ जा रही थी असफंयार के जानने के लिए पागल हुआ था। अभी चादर ओढ़े तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते भागते हुए नीचे आई थी। लाउंज में रजीना खानम और मीना खानम बैठी थी। वो जल्दी से मीना खानम की तरफ बढ़ी। मोरे बराक की तबीयत ठीक नहीं है मम, मुझे इससे मिलने जाना है। अभी ने भीगे लहजे में अमीना खानम से इजाज़त ली थी। कॉल पर मौजूद असफंयार खान जो रजीना खानम से बात कर रहा था, अभी की आवाज़ कानों में पड़ती उसने अपने इश्तियाल पर काबू पाते फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। क्या हुआ बराक को? अमीना खानम अबीर की भीगी आंखें देखकर परेशानी से सोफे से उठी थी। मोरे से बहुत तेज़ बुखार है, वो दवाई भी नहीं ले रहा, वो बहुत रो रहा है मेरे लिए, रात से रो रहा है। मैं इससे मिलकर दवा खिलाकर आ जाऊंगी, 5 मिनट ही उधर ठहरूंगी, मुझे जाने दे मोरे। आबिर इल्तिजाया भीगे लहजे में बोली। आबिर बेटा तुम इस तरह परेशान ना हो, तुम जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा। मीना खानम ने आबिर को यूं तड़पते देखकर इजाज़त दी। आबिर की आंखों में आंसू देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बराक जब से उसकी ज़िंदगी में आया तो खुश रहने लगी थी। उन्हें और क्या चाहिए था? असफंयार से उन्हें सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। अपनी इतनी खूबसूरत कम उम्र बेटी को दिन रात तड़पती थी। बचपन में निकाह हुआ, 18 साल की उम्र में बेवा हुई और अभी 20 की भी नहीं हुई थी। उसका शोर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। आबिर के खूबसूरत नकोश देखकर उन्होंने अपनी आंखें दुपट्टे से बेदर्दी से रगड़ी। उस स्याह चादर में चांद की तरह धमक रही थी। ये क्या कह रहे भाभी, तुम इसे कैसे इजाज़त दे सकते? तुम्हारा गैरत मर क्या है जिसे गैर की हवेली में बहजेगा? रजीना खानम भड़कते हुए बोली। कॉल उन्होंने काटी नहीं थी। असल फ़ोन पर ही मौजूद था और उसे सब सुनाना ही मकसद था। इसमें गैरत कहाँ से आ गई? आप मुश्तिल होते बोली थी। रजीना खानम को वो जवाब देने लगी थी। उनका हर काम भी बंद कर दिया था। रजीना खानम तो उसे देखते ही जलते तवे पर बैठ जाती थी। उसका बराक के साथ हंसना खेलना सख्त जहर लगता था। गैरत यहाँ से आगे इस हवेली में दारब खान भी होगा, तुम अकेला वहाँ जाएगा? बल्कि तुम अकेला क्यों, तुम किसी के साथ भी नहीं जा सकता, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देगा। गुस्से से गरजते हुए बोली। और आप कौन होती है मुझे इजाज़त ना देने वाली? आबिर ने उनकी आंखों में देखते इस्तेहज़ाया लहजे में पूछा। हम तुम्हारा सास तुम्हारा शोहर की माँ है और तुम हमारा बेटा की इज्जत है, गैरत है। रजीना खानम फ़ोन टेबल पर पटकते खड़ी हुई थी। अगर मैं आपकी बेटी की गैरत इज्जत हूँ तो कहाँ है वो? अबीर ने गुस्से से भड़कते हुए सवालिया लहजे में तंजन पूछा था। अबीर रजीना खानम ने इसकी ऊंची आवाज़ पर टोका था। बोलने दे मोरे, मुझे बहुत रह लिया मैंने खामोश। जिसके लिए आबिर खामोश होती थी, जिसके लिए इनकी गुलामी करती थी, वो आबिर खान की ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखता कि मैं इनकी कड़वी कसीर बातें सुनो। आबिर ने इस्तेहज़ाया मुस्कुराते हुए कहा। आपके बेटे की ना मैं गैरत हूँ ना इज्जत। वो सबके सामने कबूल करके गया है कि उसने अपने बदले में मुझे इस्तेमाल किया है। मैं उसका बदला थी और हमेशा रहूंगी। अगर वो मुझे अपनी इज्जत मानता भी है फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को असफंयार की इज्जत नहीं मानती। मैं आबिर असफंयार खान नहीं बल्कि आबिर दुरैद खान, और मुझे दुरैद खान की इज्जत अपने जान से भी बढ़कर प्यारी है। वो एक लफ्ज़ जमाती दाखिले दरवाजे की तरफ भागते बड़ी। फराह की तबीयत का सोचती उसकी कदमों में उजलत आई थी। फ़ोन पर एक हर्फ सुनता असफंयार खान की नीली आंखों में लहू उतरा रहा था। उसकी वजूद की नीली रगों से जाहिर था वो आतिशगीर मादे की तरफ फट रहा है। आबिर खुद पर अच्छी तरह चादर ओढ़ते दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी। उसकी रंगत शदीद गुलाबी हो रही थी। आंखों में हल्की सी नमी थी। गुलाबी चेहरे में शदीद इज़राब था। हैज़ल की आंखों का कलर गुलाबी हो रहा था। रजीना खानम की वजह से नहीं बल्कि उसकी आंखें बराक की वजह से शबनमी हो रही थी। कानों में बराक के लफ्ज़ गूंजते जैसे होशो खिर से बेगाना कर रहे थे।
ठीक है मत आए, मैं अब कभी आपके पास नहीं होगा, ना ही मैं दवाई खाऊंगा, मैं भी अल्लाह के पास चले जाऊंगा, फिर आप भागती आना, मगर मैं आपको नहीं मिलूंगा। वो भागते हुए कार पोश की तरफ बढ़ी थी, उसे जल्द से जल्द देखना था। ब्राक उसके लिए कुछ ही दिनों में बहुत अहम हो गया, तो उसकी हंसी, उसकी बातों ने उसे सितमगर को बिल्कुल भुला दिया था। वो याद आए भी तो वो ब्राक के बारे में सोचती थी, उसे नीली आंखों वाला सफाक इंसान भूल चाहता था। अपनी चादर से अपनी आंखें रगड़ते कार पोश की तरफ बढ़ रही थी। वो इतनी उजरत में थी कि अपना चेहरा ढकना भूल चुकी थी। तकरीबन भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। रहीम खान मुस्तैदी से गाड़ी के पास खड़ा था। जल्दी चले रहीम काका, वो भराई आवाज में बोलते गाड़ी की तरफ बढ़ी। फिर जब उसका फ़ोन बजना शुरू हो चुका, अभी ने तहैया ज़्यादा निगाहों से फ़ोन को देखा। पूरा वजूद आंखों की चक्कर में आया था। आंखें बेयकीन होनी थी। उसने बेयकीनी से स्क्रीन पर चकमगाते नाम को देखा था। वो कुछ भी बतराई कैफियत में बेयकीनी से हाथ में अपने मोबाइल को देखते रही। इसकी गुलाबी लबों ने बेख्तियार जंबश की थी। असफंयार खान वो आज 7 मामूल से फ़ोन कर रहा था। बेयकीनी की कैफियत में आंखें फाड़े स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखी। हर तल्लब तोड़ चुका था। अब वो आज फिर उसे फ़ोन क्यों कर रहा था? जब वो हर आस हर उम्मीद ख़त्म कर चुके थे, उसे फ़ोन क्यों कर रहा था? स्मारतों में इस बेरहम के लफ्ज़ गूंजते उसके वजूद में जैसे नीला जहर उतार चुके थे। झूठ बोला था मैंने, तुम्हारे जज्बात के साथ खेला था मैंने। मैं गेस्ट हाउस में भी वही असफंयार खान था जो हमारी निकाह की पहली रात को था। सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर क्या था तुम ही तो नहीं समझ पाई, वरना मेरी पहली रात की शिद्दतों में और दिन गेस्ट हाउस की शिद्दतों में खास फ़र्क नहीं था। बेरहमी ही बेरहमी थी, तुम ही समझ नहीं पाई। वो भीगी आंखों से देखते उसके लफ्ज़ याद करते मोबाइल को देख रही थी। बदन में लर्ज़ाहट तारी हुई थी। अभी ने बेदर्दी से प्यारे से बहते आंसू साफ किए। अब ये आंसू सिर्फ उसके लिए बह सकते जिसके पास वो चाह रही थी, जिसे उसकी ज़रूरत थी। वो उसकी मोहब्बत, उसका सब कुछ। वो 7 साल का बच्चा था जो उसकी तरह उससे बेगर्ज मोहब्बत करता था। अब ये फ़ोन काटते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठी। उसकी नंबर बस इस सितमगर का फिर से फ़ोन आना शुरू हो चुका था। उसे फ़ोन क्यों कर रहा था वो समझ नहीं पाई थी। आज 7 महीने बाद उसे आपको क्यों फ़ोन कर रहा था, ये सोचते पागल हो रही थी। आबिर की आंखें शिद्दते गिरिया से फिर से गुलाबी हुई। अभी ने गुस्से से एक बार फिर से फ़ोन काट दिया तो उसके लफ्ज़ याद आते उसे अब तंदो तेज़ भावड़ों की लपेट में ले चुकी थी। तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती मिसेस असफंयार खान, जो लड़की मेरे ज़रा से नज़दीक आने पर हर बार पिघल जाती थी, जो मेरी नफरत के इजहार के बावजूद हर बार मुझे खुद को सौंपती रही। जिस लड़की के नज़दीक अपनी अना, अपनी इज़्ज़त नफ्स से अजीज़ उसकी मोहब्बत हो, जो लड़की मेरी बेरहम शिद्दतें सहते कभी लबों से आह ना निकाले बल्कि मेरे सीने में छुपे खुद को मेरे हवाले ऐसे करेगी जैसे वो खिलौना हो, लड़की मुझे कभी नहीं भूल सकती। सितमगर के लफ्ज़ याद करते आबिर की आंखें जिसे जलने लगी थी। ये लफ्ज़ नहीं तमाचे थे जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। आबिर ने चादर ठीक करते अपने साइड के शीशे से रहीम खान को देखा जो फ़ोन पर किससे बात करता था। आबिर के मोबाइल पर इसी वक्त मैसेज बीप हुई थी। आबिर ने गहरा सांस लेते मोबाइल अनलॉक करते मैसेज देखा। जैसे जैसे पढ़ते जाए उसकी रंगत मतगैर होती जा रही थी। अगर तुमने आज हवेली से बाहर कदम रखा तो मैं दारिम खान पर गोलियां चलवा दूँगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। मैसेज पढ़ते ही इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थी। असफंयार खान की कॉल एक बार फिर से आना शुरू हो चुकी थी। अभी ने जल्दी से बिला तरद्दुद उसका फ़ोन उठा लिया था। आप ऐसा करने का सोच भी कैसे? बीर फ़ोन पर चीखती, बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। फ़ोन पर हलक के पल पूरी गोल से धाड़ा था। असफंयार खान की धाड़ पर बुरी तरह लरज उठी थी। फ़ोन उसके हाथों में लर्जा था। आप कैसे उसे जान से मार डालने की बात कर सकते हैं? जानते हैं वो बराक का बाप दा खबरदार, तुमने इसका नाम अपने लबों से निकाला। कसम खाता हूँ अपने रब की, तुम इसका नाम भी अपने मुंह से नहीं निकालोगी। मैं इसे शूट कर डालूंगा। उसकी बात काटते भूखे शेर की मानिंद कर राया था। असफंद आबी ने सिसकते बेयकीनी से उसे पकारा। उसके सिसकने पर असफंयार खान की दिमाग की रगें पूरी तरह फड़क गई थी। अभी इस वक्त गाड़ी से उतरो। असफंयार खान ने सर्द अंदाज में हुक्म दिया। असम बराक को मेरी ज़रूरत है, मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगी। आबिर अपने आवाज़ खोती पूरी तरह चीखी थी।
किसी से सांस समुंदर पार बैठे हुक्म दे सकता तो हर तल्लुक तोड़कर चाह चुका था। कागजी तल्लुक भी उसके लिए काम था, क्योंकि वो उसे सजा देना चाहता था। अगर तुमने उसकी हवेली में कदम रखा, उससे मिली मेरी गार्ड जो उसकी हवेली के बाहर तैनात है, इसकी बाहर रातें उसे गोलियों से ढूंढ डालेंगी। ये वादा है असफंदियार खान का। वो सीने पर हाथ मारता हुआ धाड़ा था। असफंद आबिर ने बेबसी से रोते हुए पकारा। 1 मिनट से पहले गाड़ी से उतरूं, भले केवल चीखा था। आबिर बुरी तरह सिसक पड़ी। आइंदा तुमने मेरी इजाज़त की हवेली से बाहर कदम रखा, मैं तुम्हारी सांसें इतनी बेरहमी से खींचूंगा तुम एक एक सांस के लिए तड़पोगी। तुम असफंदियार खान की, सिर्फ असफंदियार खान की शीशे की टेबल पर पूरी तरह मुक्का मारते हुए धाड़ा था। शीशा टूटकर असफंद का हाथ जख्मी कर गया था। फ़ोन पर टूटी की आंच की छनक आबिर को बखूबी सुनाई थी। आई सेड गेट डाउन फ्रॉम द कॉल। इतनी ज़ोर से चीखा था, आबिर को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए थे। असफंदियार खान की धाड़ पर वो लरसने लगी थी। फ़ोन बंद करते फूट फूट कर रोते थे। गाड़ी से उतरते भागते हुए अंदर चंकी जानी बड़ी। जरान खान ज़्यादा अपने कोट के बटन खोलते मर्दानी की तरफ बढ़ा। उसने हवेली में दाखिल होते ही उसे पता चला था अरहाम आया और मर्दानी की तरफ बढ़ते उसकी भारी कदमों की रफ्तारी में तेज़ी आई थी। पिछले दिन इस्लामाबाद में भी अरहाम से मुलाकात नहीं हो सकती। अरहाम मीटिंग में मसरूफ़ था। उसे पता चला अरहाम मीटिंग में मसरूफ़ था और रात को अपने फ्लैट में मिलता नहीं था। ज़रान खानज़ादा ने गुस्से से अपने बालों में उंगलियां फेरी। अरहाम खानज़ादा की रातें कहाँ गुजरती थी और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका लाला यूँ अपनी बीवी का बॉडी गार्ड बना फिरता था। हूर सुल्तान शाह पर भी उसे बहुत गुस्सा था। उसके लाला की वो इज्जत ना होती, खुद उससे बात करता। ज़रान अपने गुस्से पर काबू पाते मर्दाने में दाखिल हुआ, जहाँ अरहाम सोफे से टेक लगाए, सिगरेट उंगलियों में दबाएं, आंखें मोंदे हुए था। अरहाम को उस तरह देखा ज़रान का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम लाला। ज़रान ने खुद पर काबू पाते लब भींचे सलाम किया। अरहाम सीधे होते सिगरेट एस्ट्रे में मसला तो खड़े होते ज़रान के गले लगा। कैसे हो तुम मिनिस्टर? मिस्टर मिनिस्टर, हमने मुस्कुराते हुए पूछा। लाला आपके लिए सिर्फ ज़रान, मुझे मिनिस्टर मत पुकारा करें, ज़रान ने जवाबन संजीदगी से कहा। अरहाम की आंखों की सुर्खी देखो, उसका चेहरा मजीद संजीदा हुआ था। सामने खड़ा इंसान सोएगा नहीं तो आंखों की सुर्खी तो ऐसी होगी। ज़रान ने अपनी गनी वेड़ मसली थी। ओके नहीं पुकारता, मगर ऑफिस में अपनी शक्ल दिखा दिया करो। बिजनेस मेरा अकेला का नहीं है। पहले मैं कि तुम्हें इसलिए ढी दी थी क्योंकि तुम्हें अपनी शराबी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहते थे। अब तुम्हें मिनिस्ट्री टाइम नहीं देती, तुम बिजनेस की तरफ कब तवज्जो दोगे? अरहाम ने सोफ पर बैठ से सिगरेट एक बार फिर से लबों में दबाए लाइटर से सिलकाया था। लाला, दाऊद एंड सन्स वाला प्रोजेक्ट हैंडल कर तो रहा हूँ, मैंने टेंडर भी पास कर लिया। मिनिस्टर बनाऊँ तो जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगी। ज़रान ने अरहाम की तभी सिगरेट को देखते संजीदगी से कहा। जानता हूँ, ऐसा ही कह रहा था। अरहाम ने सिगरेट से ऐसे ही कह रहा था। जानता हूँ, ठीक कह रही। और हमने सिगरेट से लगाकर लबों से लगाया। लाला आप ज़्यादा नहीं सिगरेट पीने लगे? ज़रान ने एस्ट्रे में सिगरेट के अंजलि टोटों को देखती पूछा। इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हें इसकी लत नहीं लगी। अरहाम सिगरेट का कश लेते मुस्कुराया था। मैं ज़रान खानज़ादा हूँ लाला, खुद पर काबू पाना चाहता हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। दुनिया में ना ऐसा कोई रिश्ता है, ना ऐसी चीज़ जो मेरी कमज़ोरी बन सके। ज़रान ने संजीदगी से कहते अपने सेल फोन को देखते अनलॉक किया था। योर डाई हार्ट फैन की तरफ से आज भी कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं थी। ज़रान खानज़ादा ने सिलकते गुस्से से अपना मोबाइल टेबल पर पटका था। क्या हुआ? लगता है कोई कमज़ोरी मिस्टर ज़रान खानज़ादा की रह गई है जो अपनी कमज़ोरी गुस्से की आड़ में छुपाई जा रही है। हमने इसके चेहरे के तासरात बगौर देखते तंज किया। मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। ज़रान ने झंझलाते अपनी पेट उंगलियों से सहलाते जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। पिछले 3 दिनों से जैसे से लग रहा था एक लम्हा उस पर अजाब गुजर रहा था। हज़ारों बार वो फ़ोन चेक करता था। वो बारूद का गोला बना फिर रहा था। मैसेज बीप पर उसने बेताबी से अपना मोबाइल पकड़े फ़ोन अनलॉक किया। अपने दोस्त का मैसेज देखकर एक बार फिर से उसने गुस्से से फ़ोन टेबल पर भटका था। राम उसकी तासरात बगौर देखते सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। लाला मुझे आपसे एक बात करती है। ज़रान सोफे पर सीधा हुआ। बोलो। राम ने संजीदगी से कहा। लाला बाबा भाभी कब आ रही हवेली? ज़रान ने राम की आंखों में देखते सवाल दागा। अरहाम की आंखों में ज़रान के सवाल पर इस्तराब छाया था। चेहरा बेहद संजीदा हुआ था। अब कभी नहीं आएगी। अरहाम ने संजीदगी से जवाब देते सिगरेट ज़मीन पर फेंकते अपने शूज़ के नीचे मसला। क्या मतलब लाला, क्यों नहीं आएंगी? वो सुल्तान शाह जैसे रईस की बेटी, इसकी इसका हवेली, उन्हें इस हवेली आना उन्हें गवारा नहीं है। निकाह उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था। अरहाम खानज़ादा
जो अपनी बीवी के मामले में हमेशा अपनी मर्ज़ी का था, आज आपने उनकी मर्ज़ी बात तो आपने उनकी मर्ज़ी पर क्यों छोड़ी? भाभी कम उम्र हैं, आप तो मैच्योर हैं। सुल्तान शाह से बात करें, खुद भाभी को ज़बरदस्ती लेकर आए यहाँ, इन्हें मनाएं, इन्हें समझाएं। ऐसा कब तक चलेगा? ज़रान ने अपने गुस्से पर काबू पाते कहा, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, ना ही मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता। और हम संजीदगी से कहते सोफ़े से उठा। ज़रान भी सोफ़े से उठता खड़ा होता, चलता हूँ, सुबह मेरी मीटिंग है, अभी निकलूँगा, सुबह मीटिंग पर टाइम से पहुँच सकूँगा। ज़रान ने इरहाम की बात पर अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई, जहाँ शाम के 6 बजे थे। अभी 2 घंटे पहले इरहाम पहुंचा, वो जा रहा था, वो क्यों जा रहा था वो बखूबी जानता था। लाला ब्रीज़े को बहुत तेज़ बुखार है। ज़रान की बात पर इरहाम ने परेशानी से उसे देखा। मैं भी मिला हूँ, ठीक थी। इरहाम परेशानी से बोला, लाला से पिछले हफ्ते से रात को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, वो रोज़ रात में सोते हुए आपको पुकारती। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया है, डॉक्टर ने कहा उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है, आपको इधर आज की रात रुकना चाहिए। ज़रान ने संजीदगी से अरहाम की आंखों में देखा था, जहां परेशानी वाज़िया थी। मैं देखता हूँ प्रीज़े को। अरहाम कहते ज़रान खाने की तरफ बढ़ा। लाला प्रीज़े मेडिसिन लेकर मोरे के कमरे में सो रही है, मोरे भी साथ आराम कर रही है। ज़रान की बात पर अरहाम रुका था, फिर वो परेशानी से तेज़ तेज़ कदमों से ज़रान खाने की तरफ बढ़ गया। सॉरी लाला, अगले 2 दिन तक आप अपनी बीवी के बॉडी गार्ड नहीं बन सकेंगे। ज़रान खुद से बोलता अपना फ़ोन उठाए तेजी से हवेली के बेसमेंट की तरफ बढ़ा, जहाँ उसका जिम खाना था। अपने अंदर का तमाम गुस्सा इख्तियार उसके पंचिंग बैग पर मार कर उतारना था।
होता है तो आप लोग परेशान ना होइएगा। मैंने तमाम जो जितनी भी एपिसोड थी पढ़ी थी, लेकिन मैंने पेजेस की ड्यूरेशन कम कर दी थी। मतलब मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, फिर भी मुझे वो 30 मिनट लगे। आप समझ सकते हैं रमज़ान है और मैं पेजेस की ड्यूरेशन बढ़ा कर अगर पढ़ती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, तकरीबन 1 घंटा लगना था। जो मैंने 30 मिनट में एपिसोड सिर्फ पार्ट 102 पार्ट 2 बाहरी ब्लैक शिफॉन के फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके सीने पर गहरी चोटें थी। वो ज़्यादातर ऐसी ही ड्रेसिंग करते थे। जैसे शहराम उसके लिए लाया था, इस तरह के फ्रॉक में उसका पेट वाज़िया नहीं होता था और शहराम को बिल्कुल पसंद नहीं था वो यूँ अया हो। इसलिए वो हवेली में भी सबके सामने बहुत बड़ी शाल अपने गिर्द लपेट कर रखती थी। बेचैनी से कमरे में टहलते हुए उसका इंतज़ार कर रही थी कि दरख्शा दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई थी। बाहर पाजी आपके पैरों का मालिश कर दूं। दरख्शा ने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए उससे टहलते देखकर पूछा। स्टार्ट होती उसके पैरों में स्वेलिंग रहने लगी थी। नहीं शहराम कर देगा, वही तो रोज़ करता है, बहार ने खोए खोए अंदाज में कहा। सारा ध्यान शहराम की तरफ था। तब से अमीना खानम के कमरे में था, बहुत परेशान हो रही थी। अमीना खानम के के दिल में उसे लेकर इतनी नफरत थी, उसे अंदाज़ा ना था शहराम आके उससे नाराज़ है। मीना खानम के कहने पर मज़ीद उससे नाराज़ ना हो जाए। वो शहराम को दूसरी शादी का ना कह रही, उसे कब से यही धड़का लगा हुआ था। अपना बेटी की आंखों को उदासी देखता है तो हमारा भी दिल करता है हम शहराम को अपना दूध का कसम देकर वही सब कुछ शहराम से करवाएं जो असफन ने किया, और कुछ नहीं तो शहराम का दूसरी शादी करवा दे। उनके लफ्ज़ याद आते वो सिलक कर राख हो रही थी। बेचैनी उसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। शहराम की दूसरी शादी वाली बात ही उसके हवास जैसे खोने लगती थी। वैसे बाजी शहराम लाला आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इतना कौन बीवी का खिदमत करता है। सारा हवेली का मर्द लोग सिर्फ अपना हक लेना जानता है, मगर इस तरह मोहब्बत प्यार और खिदमत सिर्फ शहराम लाला ही कर सकता है। फिर वो चौंकी थी, आंखों के शबनम में इजाफा हुआ था। कहाँ है तुम्हारा शहराम लाला? अपने मोरे के कमरे में है। भारी की आवाज़ शिद्दत से भीगी। तो शहराम लाला मीना खानम के कमरे में है, उनका पाँव दबा रहा है। उनका तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ इन्हें? ज़्यादा तबीयत ख़राब है? भारे ने लरजते लबों से सवाल किया। मीना खानम को जवाब देकर अब पछता रही थी। अमीना खानम की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, शहराम उससे ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। सारे डर खौफ वहम एक बीवी की तरह सता रही थी। सारी सोचें किसी ऑक्टोपस की तरह उसके सांप के साथ लिपटी हुई थी, जो उसे जैसे पागल कर रही थी। भारी गहरे सांस लेते बेड पर बैठकर सर दोनों हाथों में गिरा गई। अब उसका ज़रा ज़रा सी बात पर दिल लरसने लगता था। वो कभी किसी बात से डरी नहीं थी, मगर शहराम से मोहब्बत होने के बाद हर चीज़ से डरने लगी थी। मोहब्बत औरत को कहीं करना छोड़ती, उसे आज अंदाज़ा हुआ था। दरक्षा की बात उससे मोहब्बत ना करता, जो एक मर्द कर ही नहीं सकता। लेकिन शायद वो गलत थी। अब वो भी सिर्फ
एक आम मर्द था, बाहरी शरह हाथों में छुपाए सिसक पड़ी। अमीना खानम की बात जवाब न देती। मीना खानम की बात पर उसका जब्त छूट गया था उनके लबों से। शहराम की तो उसकी शादी वाली बात बर्दाश्त नहीं थी, मगर अब पछता रही थी। मीना खानम की वजह से शहराम की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके जिस्म की अमारत अंदर से टूट कर झड़ने लगती थी। भाभी क्या हुआ है? रक्षा ने उसे ऐसे बैठते देख कर पूछा। तुम जाओ यहाँ से। बहारी ने उस चेहरा ऊपर करते उसकी तरफ एक नज़र देखते कहा, भाभी दूध ज़रूर पी लेना। लाला ने सख्ती से हदायत किया है। रक्षा की बात पर भारे की आंखों में शबनम पड़ी थी। ये तुम्हें तुम्हारे लाला ने कहा है? भारे भीगे लहजे में कहते भारे ने भीगे लहजे में कहते हिचकी भरी थी। जी उन्होंने बोला मैं आपको ये दूध पिलवा कर आऊँ। अब दूध पीना में नखरा करता है। रक्षा की बात पर भीगी आंखों से एकदम मुस्कुराई थी। जी उन्होंने बोला मैं आपको ये दूध पिलवा कर अब दूध पीना में भारे शबनमी लहजे में बोलते हल्का सा से क्या हुआ बाजी? रक्षा ने उसे रोते से हंसता देखते हुए हैरान हुई थी। आंसू और मुस्कुराहटों का मेल समझ नहीं आया था। हमारे लाला ने अगर पूछा मैंने दूध पिया या नहीं, तुमने कहना मैंने दूध नहीं पिया। भारे ने रोज रोहा से लहजे में मुंह बनाते कहा। रक्षा को बहारे के अंदाज पर हंसी आई थी। वो सच में शहराम की शहजादी थी, ये बात पूरी हवेली जानता। ठीक है बाजी, जैसा आप कहो। रक्षा भारे को भीगी आंखों को देखते चली गई थी। तुम्हारे बगैर खाना आज खा ली, मगर दूध नहीं पीऊंगी। भारे रूहान से लहजे में शहराम से शिकवा के ना लहजे में खातिब हुई थी। बेड पर लेटे कंबल खुद पर लपेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब तक वो सितमगर कमरे में ना आ जाता उसे नींद कहाँ आनी थी। बेचैनी से करवटें लेटे कब उसकी आंख लगी उससे पता ही ना चला। रात को आंख खुली तो शहराम उसके पास बेड पर सो रहा था। उसका एक हाथ नरमी से उसके पेट पर लिपटा था। बाहर निकम्बी की चलती मध्यम रोशनी में भीगती निगाहों से शहराम को देखा, जो सोते हुए भी लब भींचे हुए था। बाहर की आंखों की नमी बड़ी थी। उसका हाथ अपने पेट पर लिपटे देखकर बहाने लब दांतों तले मुस्कुराई थी। उससे नाराज ज़रूर था, मगर वो इससे दूर होकर सो नहीं सका था। रोज़ की तरह उसे अपनी बाहों में ही लेकर सोया था। बहारे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने जरान की तरफ रुख पलटे, उसे मुस्कुराते हुए उसे देखा। बहारी ने उसकी नाक की टिप पर उंगली रखते उसके नाभि लबों पर उंगली रखी। अब वो बहुत नरमी से अपनी उंगली उसकी बरहना चटानी सीने पर भेजते उसके खूबसूरत लाजवाती नकोश को बहुत गौर से देख रही थी। शहराम के मगरूरियत से भरे नकोश को देखकर बहारी की आंखें जलने लगी थी। तुम्हारा मर्द इतना खूबसूरत है, इसको अपना खूबसूरती अदाओं में बांध रखा करो। जिस दिन तुम्हारा जगह उसने किसी दूसरी औरत को दे दिया, तुम सर पकड़ कर रोएगा। बहारी की आंखों से आंसू गिरते उसके शफाफ रुखसार का हिस्सा बन रहे थे। जीना खानम के लफ्ज़ आज भी उसकी समायतों में गूंजते उसे बेचैन कर देते थे। अपनी गलतियों का एहसास जदोमत से होता था। उसे अपने शौहर के साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था, उसके हकूक़ का इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए था। उसे हॉस्पिटल में अपना रिश्ता छुपाने के लिए शहराम को फोर्स नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसने खुद शहराम को दूसरी लड़की की तरफ धकेला था। आज वो सज़ा भुगत रही थी। डॉक्टर आइजल उसकी ज़िंदगी का नाइटमेयर बन चुकी थी, जो 24 घंटों उसके हवासों पर सवार रहती थी। वो शहराम को किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर नहीं कर सकती थी।
भारे ने उसे भीगी आंखों से देखते उसकी गनी पेट और मूंछों पर नरमी से अपने लब रखे थे, बहुत नरमी से। उसकी गाल, उसकी नाक की टिप उसकी पेशानी पर अपने लब रख रही थी। गहरी नींद सो रहा था। आई लव यू शहराम, तुम्हारी बहारे तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। भारे ने उसकी ठोरी पर अपने लब रखते मध्यम से सरगोशी की। उसके करीब होते इसे सीने में समाये सोने की कोशिश करने लगे। कमरे में खटपट से खुली थी। बहारी ने नींद के खुमार से मुश्किल से आंखें खोलते शहराम को देखा, जो ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो ऑफ वाइट सेल्फ लाइनिंग शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस था। चेहरा सर्द और संजीदा था। बहारी उसके सर्द और स्पार्ट चेहरे और उसे इतना तैयार देखकर बेड से उठते जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। शहराम, तुम कहाँ जा रहे हो? बहारी ने उसके करीब जाते पूछा। उस सफ़ेद शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। भारी की सुनहरी आंखें उसकी तिलिस्माती नकोश पर अटकी थी। यह हॉस्पिटल जाने का वक्त है। वहीं जा रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे? शहराम संजीदगी से कहते अपनी कफलिंग्स लगाने लगा। उसकी तरफ एक नज़र नहीं देखा था, वरना सुबह उसे देखते ही पहले अपनी अपनी बाहों में भर कर उसकी पेशानी पर लब रखता था, फिर उसे डीप किस करता था। भारी उसका सर सपाट चेहरा देखकर वहाँ से हुई थी। लेकिन हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल तैयार हो। मुझे उठाया भी नहीं। भारी अपनी भीगी आंखें उसकी सर सपाट चेहरे पर गाड़ते कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम्हें नहीं उठाया, अब तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। शहराम ने उसकी भीगी आंखों को एक नज़र देखते उपमिया लहजे में कहा था। क्यों? बहारे ने हैरानगी से उससे देखा था। क्योंकि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए। शहराम ने अब की बार उसकी तरफ देखते काफ़ी नरमी से कहा। उसकी भीगी आंखें देखते लहजा खुद ब खुद नर्म हुआ था। लहजा नर्म था मगर आंखें सर सपाट थी। आंखों के सचपन पर काबू पा ना सका था। लेकिन तुम्हारे साथ जाऊंगी शहराम, मुझे नहीं लगता, मुझे आराम की ज़रूरत है। भारे जल्दी से बोलते उसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमा गई थी। जिस वजह के लिए तुम हॉस्पिटल जाती है आज वो वजह वहाँ नहीं रहेगी, इसलिए अब सुकून से घर बैठो जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। शहराम उसके हाथ अपने सीने से हटाते संजीदगी से कहते अपना कोट शहराम ने उसके हाथ अपने सीने से हटाते संजीदगी से कहते अपने कोट उठा बेड से उठाए पहनने लगा। हमें लगता है मैं इसलिए हॉस्पिटल जाती हूँ। भारे के सवाल पर शहराम ने इसे जवाबन सवालिया निगाहों से देखा तो अपनी निगाहें फेर गई। मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है बहारे, तुम मेरा साया बनकर क्यों रहती हो? सिर्फ मैं नहीं, पूरा हॉस्पिटल जानता है। शहराम उसकी नज़रें चुराने पर तंजिया मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर शूज़ पहनने लगा। तो फिर यूँ कहो ना, तुम्हें मेरा वजूद चुभने लगा है, तुम्हें मुझसे इरिटेशन होती है। कभी तुम मेरा साया बनकर रहना चाहते थे, अगर आज मेरा साया बनना तुम्हें गवारा नहीं। बहारे ने शिकवा के ना आंखों से देखते शिकवा किया। शहराम उसकी बात पर से एक नज़र देखता अपने शूज़ पहनते उसके मुकाबले जा खड़ा हुआ था। मैं तुम्हारा साया बनना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा साया ही बनकर रहता हूँ। जब से तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, खुद को मुझे सौंपा, उस दिन के बाद क्या कभी शहराम खानज़ादा ने तुम्हें अकेला छोड़ा? तुम्हारे वजूद से कभी लापरवाही इख्तियार की? शहराम ने उसे बाजू से नरमी से जकड़े अपने मुकाबिल करते उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल दागा था। नहीं, बहारे ने भीगे लहजे में बेख्तियार सर नफ़ी में हिलाया। तुमने मुझे इन 7 माह में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। मैंने नहीं किया। कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो मैंने छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती थी मेरी सुख साख को,
तुम नहीं चाहती थी मेरी साख को नुकसान पहुंचा, मुझे माली नुकसान भी हुआ, लाखों का नहीं करोड़ों का, मगर ये सब मैंने किसकी खातिर बर्दाश्त किया? शहराम के सवाल कर बहारे की आंखों में आंसुओं की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। पछता रहे हो? बहारे ने भीगे लहजे में उल्टा सवाल किया था। उसकी बातों का हमेशा की तरह गलत मतलब ले गई थी। नहीं, तुम्हारी बेएतबारी दुख देती है। शहराम उसके सवाल पर इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया था। शहराम के इस्तेज़ाई अंदाज पर बहारे ने पूरी तरह अपने लब काटे थे। इन 7 माह में तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया, तुम्हारे साथ आया, फिर भी कल तुमने वो सब किया। तुमने कहा तुम अगर हॉस्पिटल फ़ोन ना करती, तुम्हें पता ही ना चलता मैं आइसल को पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं तुम्हारे बगैर कब अकेला हॉस्पिटल गया जो उसे पिक एंड ड्रॉप देता रहा? शहराम के सवाल पर वो बिल्कुल खामोश हुई थी। यानी तुम्हारे नज़दीक मैं ज़रा भी एतबार के लायक नहीं? अगर मुझे 5 मिनट भी लेट हो जाए तो तुम यूँ तमाशा लगाया करोगी? शहराम की आवाज़ ऊंची हुई थी। बहारे ने उसकी ऊंची आवाज़ पर गहरा सांस लेते अपनी आंखों की नमी पीछे की तरफ धकेली थी। तुम्हारे फ़ोन कॉल पर मैंने 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय किया। रास्ते में कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ दिलो दिमाग में यही टेंशन थी। तुम रो रही होगी, अपनी फिक्र रही ही नहीं थी। जानता हूँ अब तुम कहोगी मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। शहराम ने उसके बाजू को नरमी से जकड़ा था। उसकी ज़रा सी सख्ती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उससे डर था वो कहीं गिर ना जाए। वो उससे देखते रो रही थी। शहराम उसके बाजू को नरमी से छोड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल से लगाते, उसके करीब होते उसके बहते आंसू अपने अंगूठों के पोरों से साफ किए थे। बाहर ने अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल से जकड़ते उसकी खुरदरी अंगूठों की नरमी अपने आरिस पर महसूस करते उसकी सर सपाट आंखों में देखता। नहीं है क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र? वो फिर से भीगे लहजे में उसकी आंखों में देखते सवाल कर गई। बच्चे की जितनी मर्जी फिक्र हो मर्द को, मगर इतनी केयर वही मर्द करता है जिसे अपने बच्चे की माँ की भी फिक्र होती है। शहराम ने संजीदगी से कहते उसकी आंखों पर अपने लब नरमी से रखे थे। बाहरी अपनी आंखें मीच गई थी। उसके लबों की नरमी का लम्स उसके अंदर तक उतरा था। शहराम उससे दूर हुआ। वो आंखें खोलते सर नफ़ी में हिलाते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसे अपने करीब कर गई। शहराम ने नरमी से अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते उससे दूर हुआ था। मैं इतनी तेज़ ड्राइव करते हवेली आया तो ये तमाशा देखने को मिला। बहारे माँ है वो मेरी, मुझे अपनी बीवी बच्चा अजीज़ है तो अपनी माँ भी उतनी अजीज़ है। मुझे कल बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह तुम उनके सामने सामान दराजी करी थी। मुलाजमों का ख्याल भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शहराम ने उसे तासुब भरी निगाहों से देखते कहा था। शहराम उन्होंने मुझे ताने दिए थे, वो तुम्हारी दूसरी शादी का कह रही थी और तुम्हें लगता है मैं इनके कहने पर दूसरी शादी कर लेता? शहराम ने लब पीछे तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटी नहीं, मगर बहारे ने अपनी भीगी आंखें रगड़ते नजरें झुकाई। बहारे मर्द जब दूसरी शादी करता है उसके पास दूसरी शादी करने का एक ही जवाब होता है कि उसे खुदा ने इख्तियार दे रखा है। बस वो एक इस बात पर बात ही ख़त्म कर देते। मगर जब वो इख्तियारात होने के बावजूद अपना हक इस्तेमाल ना करे तो उसका एक ही मतलब है, वो उस औरत से बेहद मोहब्बत करता है जो उसकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद है। वो उसकी आंसू की खातिर उसे दुख ना देने की वजह से सारी उम्र उस औरत से वफा करता है। वजह क्या होती है? वो मोहब्बत जो वो उस औरत से करता है। शहराम ने उसकी गुलाबी आंखों में देखते सर लहजे में कहा। बहारे की आंखों से मोती टूट कर आरिस पर बरसे थे। मेरी मोरे के ताने सुन लेती बहारे, मेरे कमरे में आने के बाद मुझ पर चीखती चिल्लाती। मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हें मनाता जिस तरह हमेशा करता हूँ, मगर तुमने जो कल किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैं तुम्हें लेकर हसास हो सकता हूँ तो सोचो मेरे लिए बाकी रिश्ते कितनी अहमियत रखते होंगे। शहराम खानसादा अपनी बीवी के लिए पागल हो सकता है, उसके लिए उसके बाकी रिश्ते भी उसका जुनून है, उसका सब कुछ है। आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। मोरे के सामने तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। शहराम सर्द अंदाज में तंबीह करते दरवाजे की तरफ बढ़ा था। तुम कहते हो मैं इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। उसकी चोरी पुष्ट को देखते फीकी लहजे में बोली। उससे नाराज़ होकर जा रहा था। भारे से बर्दाश्त नहीं हुआ था। शहराम ने इसकी बात पर मुड़कर उसे देखा। भारे तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसका बाजू जकड़ गई। शहराम मैं माफ़ी मांग लूँगी मोरे से, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लूँगी। अगर तुम्हें मेरा चीखना चलाना नहीं पसंद मैं बिल्कुल तुम पर चीखूंगी, ना ही कोई नखरा दिखाऊंगी। इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम्हारी मोरे मुझे कह रही थी, याद तुम समझते हो। जहाँ बात तुम्हें शेयर करने की आती है मैं अपना इज्जत खो देती हूँ। उससे सिसकी लेते अपनी आंखें रगड़ी। तुम्हें हमेशा नखरे दिखाए क्योंकि तुम उठाते हो, बचपन से उठाते हो, मगर अब नहीं दिखाऊंगी। जैसे तुम कहोगे वैसे बन जाऊंगी, जैसे तुम्हारी मोरे चाहती है वैसे बन जाऊंगी। बाहरी लब काटते उसके बाजू चकड़ते अपनी शबनमी आवाज़ पर काबू पाते टूटे लफ्जों से बोल रही थी। मुकाबिल का सर्दपन उसकी रगों में बर्फ बनकर उतर रहा था।
अगर तुम भी कुछ बदलना होता तो इन 7 माह में बदल चुका होता। तुम्हारे नखरे उठाने का मतलब है तुम मुझे जैसी हो वैसे ही पसंद हो, मगर ये नखरा, ये बदतमीजी, चीखना चिल्लाना सिर्फ मुझ तक महदूद रहे तो मुझे पसंद है। खुद को बदलने से अच्छा है सिर्फ मुझ पर एतबार कर लो। शेराम नरमी से उसके हाथ अपने बाजू से छुड़वाए लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। अरहाम ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन के ट्राउजर और शर्ट में मलबूस था, जिस पर ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए था। वो अभी भी पहाड़ों पर वॉक करने गया था। अपने गने वालों में उंगलियां फेरते हवेली दाखिल हुआ था। सर्दी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख सफ़ेद हो रहा था, आंखों में रुत जगह की सुर्खी नुमाया थी। नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी, इस कमरे में कैसे आ सकती थी जहां उस दुश्मने जां की खुशबू थी। उसकी बाहों में गुजरे हुए कुर्बत के वो लम्हात थे जो उसे रात रात भर सोने नहीं देते। उसके जवान जज्बे उसे रात भर जगाए उसके लिए सिलगाते रहते थे। 7 माह भी एक बार भी इसका चेहरा नहीं देखा था। रोज़ उसे देखता था, उसके सामने चादर में लिखी गाड़ी से उतरती अपनी कॉलेज में दाखिल होती, मगर पलट कर एक नज़र उस पर डालना गवारा नहीं करती थी। अगर बेरहमी की कोई जिंदा मिसाल होती तो हूर का नाम ले लेता। उसकी बीवी हूर खानज़ादा उसके लिए सच में बेरहम साबित हुई थी। उसे देखने के लिए कितना तड़प रहा था ये वही जानता था। इतना तो जानता था उस बेरहम को उस पर अब कभी रहम नहीं आएगा। वो सारी उम्र उसकी तो रहेगी मगर उसके पास ना रहेगी। वो यूं ही ताउम्र तशना रहेगा। सारी उम्र की बेकरारी तड़प कबूल थी मगर उससे दस्तबरदारी कबूल नहीं थी। वो भी हूर की तरह खुदगर्ज और जालिम था। उसके लिए उसे अपना बना कर रखना था सारी उम्र। इस बात से अरहाम खानज़ादा कभी पीछे नहीं हट सकता था, चाहे आबला पाई जुनूनियत और बेरहमी के सफ़र में दोनों के बदन जख्मों से चूर ही क्यों ना हो जाते। वो सिगरेट सिलगाए अरहाम ने सिगरेट सिलगाए लबों सिलगाया था। अपनी प्रीजे के सामने वो सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए मर्दाने में खड़े होकर गहरी कश लेने का वो सितमगर भूलते ही नहीं थी। उसकी याद ने फिर से उसे सिगरेट पीने पर मजबूर कर दिया था। हूर सुल्तान शाह को सिगरेट पीने वाले मर्दों से सख्त नफरत है। सुल्तान शाह ने आज तक उसके सामने सिगरेट नहीं पिया। इतने डरते हैं हूर से क्यों आज तक पकड़े नहीं गए। जब वो सिगरेट पीते हैं मुलाजमों की फौज पहरा देती है, कहीं हूर सुल्तान शाह को पता ना चल जाए वो सिगरेट पी रही है। निशा के लफ्ज़ याद करते वो जख्मी सा मुस्कुराया था। वो सिगरेट पीने वाले मर्दों से नफरत करती थी, इस बात का उसे अंदाज़ा था। अरहाम ने गहरा कश लेते मर्दाने के बरामदे से बने नजर आते सरसब्ज पहाड़ों को गौर से देखा था। पहाड़ों के ऊपर उतरती धुंध उसके अंदर उतरती जा रही थी। अपनी महरम की कुर्बत की दीवानगी कि उसे इतनी बड़ी सज़ा मिले कि उसे अंदाज़ा ना था। उसने उसके साथ जो पहली रात किया वो इस बात की उसे सज़ा नहीं दे रही थी, बल्कि उसे उसकी दीवानगी ही सज़ा दे रही थी। उसकी शिद्दतों में उसकी कुर्बत को एक शौहर की मोहब्बत से नहीं जोड़ रही थी, उससे उसकी हवस गर्दान रही थी। मुझे आपकी मोहब्बत नहीं लगती, हवस लगती है। आपको मेरे जिस्म से मोहब्बत है, जिससे आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। कितनी तल्ख हकीकत थी। उसे आज भी अपनी महरम के जिस्म की भूख थी, जिसे किसी पल चैन नहीं लेने देती थी। इतनी भूख होने के बावजूद वो फिर भी किसी दूसरी औरत को नज़र भर कर नहीं देखता था। आज भी उससे ही सोच कर तड़प कर मरने वाला हो जाता था। वो आज भी उसका दीवाना था, उसके बदन का, उसकी कम उम्री का, उसकी खूबसूरती, उसकी कुर्बत का। उसके बगैर रहना अजाब था और वह ये अजाब रातें काट रहा था। उसकी बेचैन बेकरार निगाहें उसको देखने को तरस रही थी। इन 7 माह में ये पहली रात गुजरी थी जिसने उसे के बगैर गुजारी थी। उसे लेकर आज भी एहसास और जुनूनी था, बल्कि जुनूनियत पहले से बढ़ गई थी। अच्छा है तुम मेरे पास नहीं मिसेस अरहाम खानज़ादा, मुझे सहना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी, मेरी जुनूनियत पहले से कहीं बढ़ गई। अरहाम जख्मी सा बोलता मुस्कुराया था। उसने वो चिप निकलवा दी थी और उसकी सिक्योरिटी को लेकर परेशान था। इसे कुछ हो ना जाए जब तक उस नाज़नीन भाई का खात्मा ना कर देता उसे चैन नहीं आना था। वो पाकिस्तान में नहीं थी, वरना वो कैसे भी उसे कुछ भी करके दर्दनाक मौत देता। उसे लगता था कि हूर को कुछ हो गया और पर वक्त पहुंच ना सका, इसलिए रात भर उसके महल के बाहर गुजार देता रहा। हमने परेशानी से सिगरेट नीचे ज़मीन पर फेंकते शूज़ के नीचे मसला था। यहाँ एक रात गुजारने पर वो बहुत परेशान था। उसके अपने पर्सनल गार्ड हूर पर नज़र रखे हुए थे। उसे पल पल की अपडेट्स मिल रही थी, मगर हूर के मामले में उससे अपने अलावा सुल्तान शाह पर भी भरोसा ना था। वो गहरा सांस लेते जनान खाने के लाउंज में दाखिल हुआ तो प्रीजे और जरान सोफे पर बैठे थे। जरान प्रीजे से कुछ कहता हाई फाइव कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पापा। प्रीजे सोफे से उठते भागते हुए अरहाम के साथ लिपटी थी। वालेकुम सलाम मेरी जान। अरहाम ने झुकते उसे गोद में उठाया। पापा मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? प्रीजे ने नम आंखों से पूछते अरहाम के गालों पर हाथ जमाए थे। प्लीज़ मेरी जान रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? हाँ प्लीज़ की भीगी आंखें देखते परेशान हुआ था। पापा मुझे रात को आपके बगैर नींद नहीं आती। मोरे भी मेरे पास नहीं होती, मामा भी आप नहीं लाते और पापा भी मेरे पास नहीं होते।
आपने बोला था आप मामा मेरी मोरे होंगी, मगर मामा तो मामा बनकर भी नहीं है। उन आंखों से अरहाम को देखते निचला लब बाहर को निकाल ले मासूमियत से बोल रही थी प्रीजा की मामा वाली बात पर वो तड़प कर रह गया था। प्रीजा, मेरा बेटा, हवेली में कितने लोग हैं? जरान चाचू, शहराम चाचू, आबिर फुप्पो, बहारे फुप्पो, दादो, सब तो हैं। अरहाम ने इसका हाथ छूते उसकी नम आंखों पर अपने लब रखे थे। प्लीज़ मेरा बेटा, अगर पापा तो नहीं है ना मेरे पास, मुझे मामा पापा चाहिए, मुझे पापा के साथ सोना है। अगर मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी तो जरान चाचू कह रहे थे मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे बुखार भी हो जाएगा। प्रीजे की बात पर जरान को यकदम खांसी का दौरा पड़ा था। अरहाम ने प्रीजे की तरफ नासमझी से देखते जरान को घूर कर देखा। वो लम्हों में सारी बात समझ गया था। लाला, ये सब कुछ मैंने नहीं, डॉक्टर ने इससे कहा है। जरान ने अपनी घनी भेड़ पर हाथ फेरते वजाहती अंदाज में कहा, मगर अरहाम की सख्त नज़र पर वो प्रीजे को घूर कर रह गया था। जी पापा, जरान चाचू कह रहे थे ये डॉक्टर ने कहा है। पापा आज रात मेरे पास रुकेंगे ना? प्रीजे ने अरहाम के आरिस पर हाथ जमाते पूछा। बेशक वो सब जरान के कहने पर कर रही थी, मगर उसकी आंखों में एक आंस थी। उसके साथ वक्त गुजारना चाहती, उसके लफ्ज़ किसी और के थे, उसके जज्बात सच्चे थे। इस सब में उसकी मासूम बेटी सबसे ज़्यादा इग्नोर हुई थी। कल कुल से वो पिछले 7 माह से नहीं मिली थी। वो अभी इन 7 माह में हफ्ते में 2 बार हवेली आता था। 2 घंटे पर मुश्किल प्रीति के साथ गुजार पाता था। प्रीति की आंखों में देखते अरहाम ने इस बात में सर हिलाया था। सच में पापा? प्रीति ने खुशी से चहकते पूछा। अरहाम उसके इतना खुश होने पर हंस पड़ता। जी पापा के जाना। हम अरहाम मुस्कुराते हुए बोला। प्रीति ने अरहाम के दोनों आरिस पर अपने लब बारी बारी रखे तो अरहाम की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। अरहाम ने इसके गाल पर नरमी से बोसा देते उसे नीचे उतारा। रबो भागती हुई जरान की तरफ बढ़ती। चाचू हाई फाइव। पापा आज रात कहीं नहीं जाएंगे, अब मामा आ जाएंगी ना मेरे पास? प्रीति ने जरान के करीब जाते मासूमियत से पहुंचा तो जरान ने लब पीछे प्रीति से हाई फाइव लेते अरहाम को एक नज़र देखा जो उसे सख्त निगाहों से देखता। प्रीति हाई फाइव करती अंदर भाग गई थी। जरान ने अपनी कनपट्टी सहलाई थी। प्रीति अपनी मासूमियत में सारा राज आश्कार करके जा चुकी थी। अब अरहाम की सर सुर्ख नज़रों का इत्कास उसकी तरफ था। अरहाम जरान की सर सुर्ख निगाहों से देखते अरहाम कमरे की जानिब गुस्से से पड़ा। लाला! जरान सोफे से उठता तेजी से अरहाम की तरफ बढ़ते उसके मुकाबिल आया। मैं सिर्फ ये चाह रहा था आप प्रीजे के पास रुके, वो आपको याद करती, इसमें कोई झूठ नहीं। जरान ने अरहाम के संजीदा चेहरे को देखते वसाहत दी। इस सब के लिए तुम प्रीजे को झूठ बोलना सिखा रहे हो? तुम जानते हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अरहाम ने सर लहजे में काफ़ी गुस्सा। प्रीजे को ये लफ्ज़ मैंने सिखाए थे लाला, मगर इन लफ्ज़ों में उसके सच्चे जज्बात थे। वो सच में आपके साथ टाइम गुजारना चाहती है। सच में आपके साथ टाइम गुजारना चाहती है। उसे हमारी नहीं, आपकी और भाभी की ज़रूरत है। जरान ने अब भी जवाबन काफ़ी संजीदगी से कहा। मेरी बेटी क्या चाहती है क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। आइंदा ये गेम मत खेलना, उससे वो उम्मीद मत दिलाओ जो पूरी नहीं हो सकती। अरहाम की बात पर जरान ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया था। क्या मतलब लाला? क्यों नहीं ये उम्मीद पूरी हो सकती? और ये बात आप पर सूट नहीं करती लाला। अरहाम खानज़ादा इतना मजबूर नहीं जो इस तरह की बातें करे। हुर भाभी आपकी बीवी नहीं, प्रीति की मॉम भी है। और ये बात मैंने नहीं, आपने प्रीति से कही थी। जब वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है उसकी मोरे माँ और माम हुर भाभी हैं, तो फिर आपने हुर भाभी को इतनी ढील क्यों दे रखी है? चले मान लेता हूँ ये मेरी पूरी नहीं हो सकती, छोड़ दें हुर भाभी को उनके हाल पर। उनके बॉडीगार्ड बनी क्यों फिरती है? जरान एक लफ्ज़ जमाते तनसन बोला था। जरान की बातों पर अरहाम का रंग तांबे की माने सुर्ख हुआ था। जरान, तुम अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया तुम मेरी ज़ातियात में मदाखलत करो और स्पेशली हूर के मतलब मुझसे डिस्कस करो। मुझसे छोटे हो ये मत भूलो। आइंदा तुम्हारी ज़बान से मैं अपनी बीवी का नाम ना सुनूं। अरहाम ने उसे सर दफाज में अंगज शहादत की उंगली उठाए उससे तंबीह की थी। छोटा हूँ मगर आप मेरे लाला हैं और आपके हर मामले से मेरा तल्लक है। जितना मर्जी गुस्सा करें, बेशक मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, पलट कर वार नहीं करूँगा, चाहे जान ले मेरी। इतनी इज्जत करता हूँ आपको, मगर मैं आपको खुद को तबाह नहीं करने दूंगा, तबाह करता नहीं देख सकता। जरान ने संजीदगी से कहा। मैं उसी दिन तबाह हो चुका था जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी सी गई है। मेरी फ़िक्र करने से पहले अपनी फ़िक्र करो।
मैं आज भी वही अरहाम खानज़ादा हूँ जो अपने इश्क को लेकर जुनूनियत का कायल है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी औरत को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर उसे प्रोटेक्ट करने से मैं उसका बॉडीगार्ड कहलाऊँ तो मुझे कबूल है, मगर अपनी इज़्ज़त अपनी बीवी से लातलकी इख्तियार करके मैं बेगैरत नहीं कहलाना चाहता। लफ्ज़ थे कि बारूद के गोले जो ज़रान खानज़ादा के अंदर ईंधन दहका चुके थे। अरहाम उसके सुर्ख चेहरे को एक नज़र देखता तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ज़रान ने गहरे सांस लेते पूरे इश्तियाल से दीवार पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था, मगर गुस्सा इश्तियाल काबू ना आया था। अपनी कोट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते उसने दीवार पर दे मारा। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे इस मोबाइल पर था। वो गुस्से से तेज़ तेज़ कदम उठाए बाहर की तरफ बढ़ा। शराम के जाने के बाद बहार काफ़ी देर तक ऐसे ही बेड पर बैठी रही थी। खुद को बदलने से बेहतर है मुझ पर एतबार कर लो। शहराम के लफ्ज़ उसे जैसे पागल कर रहे थे। माँ है वो मेरी, मुझे अपनी बीवी बच्चा अजीज़ है तो अपनी माँ भी उतनी ही अजीज़ है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कल बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह तुम उनके सामने ज़बान दराज़ी कर रही थी। मुलाजमों का ख्याल भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
बाहर गहरे सांस लेते शहराम के लफ्ज़ याद किए थे। मैं माफ़ी मांग लेती उनसे, वो जो भी हैं शहराम की मोरे हैं, मुझे सब नहीं कहना चाहिए था। उनकी खातिर ना सही, शहराम की खातिर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। बहारे खुद से बोलते। बेड से उठी थी, किसी से माफ़ी मांगने से उसकी जान जाती थी, मगर शहराम की खातिर भी सब करने को तैयार हो गई थी। बहारे गहरे सांस लेते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। पानी से शावर लेने के बाद वो ब्लैक कलर के गर्म फ्रॉक में पहने हुई थी। गीले बाल कमर पर बिखरे थे जो उसने सुलझाए नहीं थे। रात को शहराम से सुलझाने का इरादा था। बहारी अपने गीले बालों को छूते मुस्कुराई थी। शहराम जब ऐसे अपनी मोहब्बत शो करता, उससे मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था, वो मगरूरियत की इंतहा पर होती थी। सिर्फ उसके बाल नहीं सुलझाता था, उसका सर दबाता था, उसके पाँव की मॉलिश करता था। रात उसके ज़रा सा करवट बदलने पर परेशान हो जाता था। इन 7 माह में उसने पल पल उसका ख्याल रखा था। अब कल से वो अजनबियत भर रहा था। बहारी की जैसी सांसें अटकी हुई थी। शहराम की मोहब्बत, शहराम की केयर, उसके लिए तो उसकी सांसों से भी बढ़कर ज़रूरी थी। बहारे खुद पर शाल लपेटती ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ी। वो नाराज़ था तो उसके काम करने का याद आया था, वरना इन 7 माह में भूल ही चुकी थी उसकी कबर्ड ठीक करना। ना वो कोई काम करने देता और ना वो करती थी, मगर अब उसकी नाराज़गी से परेशान कर रही थी। भले शहराम की कबर्ड खोलते ठीक करने लगी। उसकी मुख्तलिफ शर्ट्स तय कर रही थी, जो प्रेस करनी थी उसे अलग करके रख रही थी, उन्हें अलग, ताकि आज सारी शर्ट्स वो खुद प्रेस कर दे। उसके लिए आज फिर खाना बनाने का इरादा था। उसे मनाना था सबसे पहले। अमीना खानम से माफ़ी मांगनी थी। ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था। वो गहरा सांस लेते उसकी कपबोर्ड में उसकी पर्सनल चीज़ें, परफ्यूम, घड़ियाँ, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो एक साइड पर लगा रही थी। उसे एक तरफ पीछे की तरफ कुछ कागजात पड़े नजर आए। भारे ने वो कागजात निकाल कर देखे। वो वही घर के कागजात थे जो उसने नया खरीदा था। भारे से देखते मबहम सा मुस्कुराई थी। उसने वो घर उसके लिए डेकोरेट करवाया था। आज से 7 माह पहले गुजरी रात याद आई थी। बहारी के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट आ ठहरी थी। बहारी वो पेपर्स रखने लगी थी। एकदम उसकी नज़र उन पेपर्स पर आ ठहरी थी। उसने बेयकीन होते देखा था। उसने 2-3 बार अपनी आंखें झपकी थी। आंखों को यकीन नहीं आया था। आंखों को यकीन नहीं आया था। दिलो दिमाग बंद हुए थे। उसके कदम लड़खड़ाए थे। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। उसने जल्दी से कब्र के खुले दरवाजे को मजबूती से जकड़ा, वरना वो ज़मीन बॉस हो जाती। तहश का वो गहरे सांस लेती, वो पेपर हाथ में दबोचे गहरे सांस भर रही थी।
क्या किया है, क्या तुमने उससे, ये कमरा तुमने उसके लिए सजाया, उसके साथ अपनी वेडिंग नाइट मनाने का सोच रहे थे, मैं ना थी इस वक्त तुम इसे लेने जा रहे होते, ये भी उसने तुम्हारे पास आना था। बोलो क्या प्लानिंग थी आज की रात, तुम हमारी जवाब दो मुझे। अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। बाहर एक अपने लफ्ज़ याद आए थे, गहरे सांस लेते इन पेपर्स को देख रहे थे, उसे याद आया था उस रात उसने उसके किसी भी सवाल के जवाब में ये एडमिट नहीं किया था कि उसने आइज़ल से निकाह नहीं किया। भारे ने गहरे सांस लिए थे, उन कागजात को फिर से गौर से देखा था। भारे की आंखों से आंसू गिरते उन कागजात को बको रहे थे और लफ्ज़ बदम पढ़ते जा रहे थे, या फिर उसे दिखाई देना बंद हो गया था। मगर ये सच था, अब उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ही तो था अपना, कैसे टूटा ये सपना। वो कब्र को पकड़े, गले पर हाथ जकड़े गहरे सांस ले रही थी। जी कर रहा था उस दिन तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँ, तुम्हारा बदन बेड से दाग दूँ, मर्द हूँ और फिर शौहर भी हूँ। गुस्सा आता है और बहुत आया भी, अपने गुस्से और इख्तियार पर काबू पा रहा था, क्योंकि मर्द था, शौहर भी था, मगर तुम बीवी से बढ़कर थी मेरे लिए। अगर तुम्हें सिर्फ बीवी समझता तो एक शौहर की तरह सजा देता। बाहर के हाथों से कागजात गिर चुके थे, वो गहरे सांस लेती अलमारी के साथ जा लगी। उसकी समारतों में सिर्फ सितमगर बेवफा के लफ्ज़ पहुँच रहे थे, तो मुझसे खो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। कबर्ड में समाई थर थर काँप रही थी। वापस आना चाहता था तुम्हारे पास उस रात, मगर नहीं आ सका। वो रुका था ये लफ्ज़ बोलते। भारे को सब कुछ याद आया था, और वो शहराम तो उस दिन था ही नहीं जो उसका था, बल्कि इन 7 माह में भी वो शहराम था ही नहीं। उसकी सांसें उखड़ती सांसें कितनी तकलीफ देती उससे आज पता चला था। अपने गले पर हाथ रखे करती। बहारे आज मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता था, तुम्हारी फीलिंग सब कुछ समझते अनजान बना रहा। आज रात में उसका मैं दावा करना चाहता था, अब भी मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। इन्हें आ रहा था, मगर तुम खुद आ गई। मुझे पता था मेरी बीवी का यही रिएक्शन होगा, मगर तुम यहाँ दुल्हन बनकर आ जाओगे, मुझे पता नहीं था। अब वो आंखें मीच चुकी थी। या बात याद रखना, किसी भी सवाल का जवाब हाँ में हुआ, मैं तुम्हारी अपनी जान ले लूँगी। याद रखना, अब की बार मैं तुम्हें धमकी नहीं देगी। ना मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें किसी का होते देख सकती हूँ, और ना अपने मरने के बाद। बहारे को अपना चीखना याद आया था, उसके चेहरे पर कैसा खौफ छाया था। भारे को सब याद आया था। उस रात में, उन 7 माह में आखिर शहराम की मोहब्बत में क्या कमी थी। भारे में सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारी जगह मैंने कभी आइसल को दी है, ना मैं कभी किसी को दूंगा, दूसरी औरत को दूंगा। भारे अब अलमारी के साथ टेक लगाई, आंखें मीची रो रही थी। उसकी जगह किसी को दे चुका था, बस वही ना जान सकी वो सच में वो शहराम नहीं रहा था जो उसके साथ पिछले 7 महीनों से रह रहा था।